नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की 5 चीज़ों की जो इन्वेस्टर को नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में 5 और चीज़ों की बात करेंगे। चैप्टर 9 5 मोर डोंट्स फॉर इन्वेस्टर्स। पहला, डाइवर्सिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। फिनेंशियल कम्युनिटी में कॉन्सेंट्रेशन की बुराइयों पे ज़्यादा बोला जाता है, बट डाइवर्सिफिकेशन की बुराइयों पे कोई नहीं बोलता। किसी भी कंपनी को बगैर उसके बारे में कुछ जाने सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे खरीदना कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। कुछ कंपनीज की बिजनेस लाइंस आपस में रिलेटेड नहीं होती, जो खुद में एक डाइवर्सिफिकेशन है। ऑथर बोलते हैं वो प्रिसाइज रूल्स नहीं दे सकते, बट रफ गाइडेंस दे सकते हैं मिनिमम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। इसी में पहला पॉइंट है, आप सारा पैसा सिर्फ लार्ज कंपनीज में डाल सकते हैं, बट कम से कम 5 कंपनीज ज़रूर खरीदें। मतलब ऑन एन एवरेज कैपिटल का 20% एक कंपनी में डाल सकते हैं, पर ध्यान रहे इन कंपनीज की बिजनेस लाइंस का एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना हो। दूसरा पॉइंट इसी में, आप कुछ पैसा या सारा पैसा मिड कैप कंपनीज में डाल सकते हैं। अगर सारा पैसा सिर्फ इन कंपनीज में डाल रहे हैं तो कम से कम 10 कंपनीज ज़रूर खरीदें। मतलब ऑन एन एवरेज कैपिटल का 10% एक कंपनी में डाल सकते हैं। इसी कैटेगरी में जो ज़्यादा रिस्की कंपनीज हैं उनमें 8% तक भी सीमित रख सकते हो। 8 से 10% के बीच डाल सकते हैं इन कंपनीज में। ज़्यादा कंपनीज इसलिए रेकमेंड की हैं मिनिमम डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि गलती का चांस ज़्यादा है इन कंपनीज को पहचानने में। तीसरा पॉइंट इसी में, स्मॉल कंपनीज जो अगर सक्सेसफुल हुई तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, फेल हुई तो ऑलमोस्ट सारा पैसा खो दिया जाएगा। ऐसी कंपनीज के लिए 2 बात याद रखें। पहली बात, सिर्फ उतना पैसा इन्वेस्ट करें जो आप खो सकते हैं। दूसरी बात, 5% से ज़्यादा एक कंपनी में ना इन्वेस्ट करें। कैटेगरी 3 वाली कंपनीज या तो फेल हो जाएंगी या इतनी बड़ी हो जाएंगी कि कैटेगरी 3 से बाहर निकल कर कैटेगरी 2 में आ जाएंगी। अगर कंपनी बड़ी हो गई तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5% से बढ़कर ज़्यादा हो जाएगी, बट क्योंकि वो कैटेगरी 2 में चली गई है तो हम 8 से 10% वाला लगा सकते हैं उस पर। तीनों कैटेगरीज में ऑथर ने मिनिमम स्टॉक्स बताया डाइवर्सिफिकेशन के लिए। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं प्रोवाइडेड और ज़्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और आप सारी कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो। प्रैक्टिकल इन्वेस्टर जानता है ज़्यादा अट्रैक्टिव कंपनीज मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो सबका ट्रैक रखना भी मुश्किल है। दूसरा डोंट, वॉर के डर से स्टॉक खरीदना पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। जब भी कभी वॉर होती है या वॉर होने की आशंका होती है, मार्केट्स गिरती हैं, लेकिन वॉर के ख़त्म होने के बाद स्टॉक्स हमेशा ऊपर ही गई हैं। वॉर टाइम पे गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा खर्चती है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, पैसा बोरो करती है, इकोनॉमी में पैसा बढ़ता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन के टाइम पे कैश होना डिज़ायरेबल नहीं है, तो आपको स्टॉक्स बेचनी नहीं चाहिए, बल्कि धीरे धीरे गिरती हुई मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स खरीदिए जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड वॉर टाइम में भी रहेगी, या जिनकी फैसिलिटीज वॉर का सामान बनाने के लिए भी यूज हो सकती हैं। अगर डिफेंस प्रोजेक्ट्स पे की गई रिसर्च को कमर्शियल बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इन्वेस्टर के लिए सोने पे सुहागा है। तीसरा डोंट, उन चीज़ों पे ध्यान ना दें जो मैटर नहीं करती। ऑथर बोलते हैं कुछ ऐसे फिनेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं जिन पे ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि पहला पॉइंट, पिछले कुछ सालों में स्टॉक की प्राइस रेंज क्या थी देखी जाती है। ज़्यादातर इन्वेस्टर स्टॉक खरीदने से पहले पिछले 5-10 साल का स्टॉक प्राइस देखकर हाईएस्ट और लोवेस्ट प्राइस देखते हैं और उसी से अपने दिमाग में एक प्राइस बना लेते हैं कि मैं इतने पे खरीदूंगा। आज स्टॉक कितने पे बिक रही है उसकी कोई रिलेशन नहीं है इस बात से कि स्टॉक 4 साल पहले कितने पे बिक रही थी। 4 साल पहले बायर्स और सेलर्स का व्यू कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स पे कुछ और था, आज कुछ और है। इन्वेस्टर्स ये सोच के स्टॉक खरीद लेते हैं कि स्टॉक दोबारा पिछले हाई तक जाएगी। दूसरा पॉइंट इसी में, पिछले 5 साल की ईपीएस को भी ज़रूरत से ज़्यादा वेट दिया जाता है स्टॉक खरीदते हुए। पिछले 5 साल क्या हुआ था से ज़्यादा इस बात की समझ होना ज़रूरी है कि अगले 5 साल क्या होने वाला है, जैसे कि नए प्रोडक्ट्स, प्लांट्स और मार्केट्स पे काम चल रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स की पिछली अर्निंग्स देखकर स्टॉक एक्सपेंसिव लग रही थी, बट फ्यूचर में नए प्रोडक्ट्स आने वाले थे। 6 साल में कंपनी ने 1000% रिटर्न दी। तीसरा पॉइंट इसी में, जो पास्ट में पिछले कुछ सालों से चल रहा है वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 5-10 साल से ईपीएस और स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है और फ्यूचर में भी बढ़ता ही रहेगा, बट रिसर्च की टाइमिंग और खर्चे अनसर्टेन होते हैं, जिसकी वजह से आउटस्टैंडिंग कंपनीज के प्रॉफिट भी 1 से 3 साल तक कम हो सकते हैं। ऑथर बोलते हैं ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल इग्नोर कर देनी चाहिए, ये सब भी देखना चाहिए, बट इन चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा वेट नहीं देना चाहिए। चौथा डोंट, ग्रोथ स्टॉक खरीदते हुए टाइम और प्राइस दोनों को इग्नोर ना करें। मान लो कोई कंपनी 15 पॉइंट्स पे क्वालिफाई करती है और आने वाले कुछ सालों तक उसकी अर्निंग्स पावर बढ़ने वाली है। स्टॉक बाय है, बट इंट्रिंसिक वैल्यू $20 है और स्टॉक प्राइस है $32।
हमें लगता है अगले 5 साल में स्टॉक $75 तक पहुंच जाएगी। बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स स्टॉक को तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक वो $20 के आसपास ना आ जाए। ऑथर रेकमेंड करते हैं इसकी बजाय हमें ये भी देखना चाहिए कि स्टॉक का लो प्राइस पॉइंट कब आता है। जैसे कि पास्ट के सक्सेसफुल वेंचर से पता चलता है कंपनी का स्टॉक प्राइस लो पॉइंट पे ऑन एन एवरेज में भी पायलट प्लांट तक पहुंचने के 1 महीने पहले आता है। तो क्यों ना स्टॉक को आज से 5 महीने बाद खरीदा जाए जब कंपनी पायलट प्लांट स्टेज के 1 महीने पहले होगी। आपके खरीदने के बाद स्टॉक प्राइस और नीचे जा सकता है, बट वो तो $20 पे खरीदने के बाद भी जा सकता है। 5वां डोंट, क्राउड को फॉलो ना करें। एक कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ या घट सकता है प्रॉफिट चेंज होने पे, मैनेजमेंट चेंज होने पे, टैक्स लॉस चेंज होने पे या नई इन्वेंशन होने पे। ये एक्चुअल चेंजेस हैं जिनकी वजह से प्राइस चेंज हो रहा है। एक और तरह से प्राइस चेंज हो सकता है जो प्योरली साइकोलॉजिकल है। रियल वर्ल्ड में कुछ चेंज नहीं हुआ, बस हुआ सिर्फ इतना है कि क्राउड अब सेम चीज को दूसरे नजरिए से देख रही है। क्राउड सिर्फ स्टॉक मार्केट को ही नहीं बल्कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, एक इंडस्ट्री में पर्टिकुलर कंपनी को भी अलग नजरिए से देख सकती है सेम चीज को। इसे सनक बोलते हैं और ये सनक पागलपन कुछ महीनों से कुछ सालों तक भी चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रियलिटी की जीत होती है। एक बात हमेशा याद रखें कि फाइनेंशियल कम्युनिटी यूजुअली स्लो होती है कोई भी फंडामेंटल चेंज को रिकॉग्नाइज करने में। अगली वीडियो आखिरी होगी, उसमें ऑथर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। धन्यवाद।